हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जामपुर सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम प्रेप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड जानकारी लेकर आए हैं इस सेशन में। ये जो सेशन है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले ये जो भारत का राष्ट्रपति है, इस पद का गठन कैसे होता है। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद का गठन आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 53 हमारे संविधान का ये कहता है कि जो हमारे देश की सभी जो मतलब एग्जीक्यूटिव जो पावर होगा, यानी जो हमारे देश के जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ये भी कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 53। यानी कि हमारे संविधान में ये जो राष्ट्रपति का पद गठित किया गया है, आर्टिकल 52 के तहत किया गया है। चूंकि इस साल हमारा ये चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, तो आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकेट, ऐसे कोई भी आपका एग्जाम है, तो वहां पर इससे रिलेटेड सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। किस किस तरह के सवाल बनेंगे, कहां कहां से सवाल बनेंगे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 52 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 53 क्या कहता है? ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल 53 कहता है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार की, वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 50। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव अभी होने वाला है, जो इस साल हमारा होने वाला है, ये कौन सा चुनाव है? ध्यान से समझिएगा सभी चीज को। यहां से भी, इन पॉइंट से भी आपसे सवाल बन सकता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो 2022 में जो हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, ये 16th, कौन सा? 16वां। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, 16वां राष्ट्रपति चुनाव है जो कि ये होगा। और इसके लिए जो चुनाव हो रहा है दोस्तों, इसके लिए कब होगा ये चुनाव? जुलाई 2022। कब से? 18 जुलाई 2022 को होगा। और काउंटिंग जो होगा, इसका वोट की काउंटिंग, वो कब होगी? 21 जुलाई 2022 को होगी। क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो अगले राष्ट्र जो मतलब एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, उनका टर्म पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए, है ना। हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव है, वो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट के टर्म को पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका टर्म जुलाई में कंप्लीट हो रहा है, तो उनका चुनाव जुलाई से पहले हो जाना चाहिए। तो कल ही, यानी कि 9 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी हमारे, आप लोग जानते हैं कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? आप लोग कमेंट में बताइएगा। उन्होंने दोस्तों ये घोषणा कर दी कल कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा इस बार का, वो 18 जुलाई को होगा, और इसकी काउंटिंग जो होगी वो 21 जुलाई को होगी। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? सबसे पहले तो क्या कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो हमारे संविधान के दोस्तों आर्टिकल 58 में ये बात कही गई है, आर्टिकल 58 में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 58, जो बात करता है दोस्तों किसकी? राष्ट्रपति के कैंडिडेट के एलिजिबिलिटी की बात करता है ना। ऐसे हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक ये राष्ट्रपति से संबंधित है ना। लेकिन सभी आपको अभी याद नहीं रखने हैं। यहां पर जब बात करते हैं, आर्टिकल 58 ये कहता है हमारे संविधान का कि अगर भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कहता है कि 35 ईयर के एज या उससे ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा कहता है कि क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। यानी कि जो कि लोकसभा का सदस्य चुनाव की लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष के उम्र का हो कम से कम, और भारत का नागरिक हो। ये 3 योग्यताएं हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है, ये भी कहता है
कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अभी हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करेंगे। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेजियम का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग इलेक्टोरल कॉलेजियम ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो उसमें कौन कौन लोग आते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना, उन निर्वाचक मंडल्स में से 50 प्रपोजल होने चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए? सेकेंडर होने चाहिए, यानी कि उसके 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी कोई पर्सन क्या कर सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से 50 प्रस्तावक और कितने? 50 अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? 15,000 रुपीज। और इसे कहां डिपॉजिट करना पड़ता है दोस्तों? इसे आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, यहां पर इसे क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि ये देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेजियम में कौन कौन लोग होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये क्या क्या कैसे कैसे इवेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो जारी करेंगे इलेक्शन का 15 जून यानी वेडनेसडे को, है ना। इसके बाद नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट होगा इस बार का 29 जून। यहां से भी हो सकता है आपसे सवाल पूछ दिया जाए, खास करके आपसे ये नॉमिनेशन का पूछ सकते हैं, है ना। यहां से दोस्तों आप कब पूछ सकते हैं डेट, कब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, कब उसकी काउंटिंग हुई, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसका परिभाषा दोस्तों हमें कहां पर मिलता है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 बात करता है किसके? राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेजियम। इलेक्टोरल कॉलेजियम की बात करता है कौन? आर्टिकल 54। और इस बार की बात करें तो इस बार जो राष्ट्रपति के चुनाव का जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसका रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि किसके देख रेख में ये चुनाव ये चुनाव करवाया जाएगा। तो ये दोस्तों हैं कौन? याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, आपको पता होगा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी, है ना, जो कि पहले सीबीडीटी के चेयरमैन भी हुआ करते थे। इनको दोस्तों इस बार का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, किसका? राष्ट्रपति के चुनाव का। ये भी कल बताया किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहां पर चलिए देखते हैं कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन याद रखिएगा सबसे पहला इसमें जो हिस्सा लेते हैं वो कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्य की जो विधानसभा है वहां के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, जो इलेक्टेड मेंबर है कहां का? इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। याद रखिएगा ये जो दिल्ली और पुडुचेरी, अभी तो कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में भी तो विधानसभा की बात करी गई, लेकिन दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो वहां पर विधानसभा जो अभी भंग है। जब किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है, किसी यूनियन टेरिटरी की विधानसभा भंग होती है, तो उसका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसलिए अभी जम्मू कश्मीर में जैसे यूटी विथ लेजिस्लेचर है चूंकि, लेकिन वहां की विधानसभा भंग है, तो इससे राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आपने याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग, तो ये जो प्रोविजन जोड़ा गया था ना कि दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर भी किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे।
इस प्रोविजन को हमारे संविधान में जोड़ा गया था कब? तो एक संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 70वां संविधान संशोधन, है ना। ये कब होता है? 1991। इस 70वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ये प्रोविजन जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया कि दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए जो राष्ट्रपति के वोटिंग का जो तरीका है ना वो किसमें है? वो है आर्टिकल 55 में, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो वोटिंग होता है वो सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम से होता है। और 2017 में दोस्तों याद रखिएगा बैलेट पेपर जो था उसको 2 कलर में क्या किया गया था, मतलब प्रिंट किया गया था। एमपी के लिए ग्रीन कलर में किया गया था और एमएलए के लिए किस कलर में किया गया था? पिंक कलर में किया गया था, जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें, है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ वोट्स, जो राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए दोनों ही वोट करते हैं। अब देखिए एमपी जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक ज्यादा एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, एमएलए जो होते हैं वो एक छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा एक चीज तो आपकी, एमपी का जो वोट वैल्यू होता है ना वो हमेशा किससे ज्यादा होता है? एमपी का वोट वैल्यू ये हमेशा ज्यादा होता है किससे? एमएलए के वोट वैल्यू से। ये चीज आप याद रखेंगे। और इस बार के चुनाव में कितने एमपी पार्टिसिपेट करेंगे? तो आपको पता है 443 कहां पर है, सॉरी 543 कहां पर है? लोकसभा में। 233 इलेक्टेड मेंबर कहां पर है? राज्यसभा में। तो टोटल एमपी कितने हो गए? 776 हो गए। इस बार जो टोटल एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे सभी राज्यों के एमएलए को मिलाकर वो कितने करेंगे दोस्तों? 4033। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टर्स हैं इस बार वो कितने हैं? 4809। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं, यानी कि इतने लोग इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में मत देंगे। तो एमपी का जो टोटल वोट वैल्यू है दोस्तों वो कितना है इस बार? 543,200, यानी 5,43,200। स्टेट का जो वोट वैल्यू यानी कि एमएलए का जो वोट वैल्यू है वो कितना है? 5,43,231, है ना। यहां पर जो टोटल इस बार जो वोट वैल्यू है राष्ट्रपति के चुनाव का वो कितना है दोस्तों? 10,86,431। ये नंबर्स जो है दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। ये नंबर्स आप याद रखेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है, इन्होंने कल ये डाटा रिलीज किया है। कल इन्होंने ये डाटा रिलीज किया है कि इस बार इतने इतने नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी एमपी या किसी एमएलए का। तो देखिए एमएलए का जो वोट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, एमएलए के वोट वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए याद रखें कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्य का जो टोटल पॉपुलेशन है वो, लेकिन कब का पॉपुलेशन ये आपको याद रखना है। कब का यहां पर पॉपुलेशन लेते हैं? 1971 का जो सेंसस है उसका पॉपुलेशन हम लोग क्या करते हैं यहां पर लेते हैं। और दोस्तों यहां पर क्या होता है, एमएलए जो टोटल वोट वैल्यू है आपका, उसमें जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, उसको डिवाइड करके फिर क्या करते हैं 1000 से उसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारा क्या निकल जाता है? एमएलए का वोट वैल्यू निकल जाता है। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी का पॉपुलेशन इतना है, यहां पर एमएलए की संख्या 403 है। यहां पर जो एक एमपी का वोट वैल्यू आ जाएगा, एक एमएलए का वोट वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 208। इसी तरह दोस्तों एमपी के वोट वैल्यू को निकालने का तरीका है, टोटल यहां पर देखिए एमपी कितने हैं। टोटल एमपी 543 लोकसभा में, 233 राज्यसभा में। तो एक एमपी का जो वोट वैल्यू होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ स्टेट और टोटल एमपी को डिवाइड कर देंगे। और इस बार जो है हमने आपको बताया 543,200 डिवाइडेड बाय 776। तो इस बार जो एक एमपी का वोट वैल्यू है वो कितना है दोस्तों? 700 है। इस तरीके से चुनाव होता है। और चुनाव की प्रक्रिया की बात किसमें करी गई है? आर्टिकल 55 में करी गई है। आर्टिकल 55 में क्या बात करी गई है, कैसे चुनाव होगा? तो यहां पर मैनर ऑफ इलेक्शन बताया गया है कि सबसे पहले तो क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। दूसरा कैसा सिस्टम क्या होगा? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, यानी कि एकल संक्रमण मत प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा चुनाव होगा। सीक्रेट बैलेट सिस्टम होगा, है ना। और यहां पर मिनिमम कोटा फॉर विन, याद रखिएगा जीतने के लिए जो मिनिमम कोटा चाहिए होगा वो चाहिए होगा 50% +1,
यानी कि मोर देन 50% प्लस वन इतना चाहिए होता है जीतने के लिए। तो कोटा फॉर विन जो होता है वहां पर ये क्या होता है, मोर देन 50% प्लस वन इतना वोट चाहिए होता है राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आपको कितना सिक्योर करना पड़ता है वोट, ये मोर देन 50% प्लस वन वोट सिक्योर करना पड़ता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अभी तक हमारे देश के एकमात्र निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है, याद रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी, है ना, नीलम संजीवा रेड्डी। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि राष्ट्रपति का एक्चुअली में इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन और शानदार वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय, टेक केयर, थैंक यू।